बेटे आप लोग माने कि एक फैक्ट्री, इस फैक्ट्री के अंदर रिक्रूटमेंट चल रहा है वर्कर्स का। अब बेटे हमने इन वर्कर्स को सेलेक्ट कर लिया। अब ये सारे वर्कर्स हमारी फैक्ट्री में आके काम करेंगे। अब ये सारे वर्कर्स हमारी फैक्ट्री में आके काम करेंगे बेटे, वर्क करेंगे। बेटे मान लो यहाँ पे ये वर्कर है ए और ये वर्कर है बी। बेटे ये जो दोनों वर्कर हैं यहाँ पर ए और बी, ये मेडिकली फिट नहीं। जब हमने इनको रिक्रूट किया, इनका मेडिकल टेस्ट करवाया, जब हमने रिक्रूट किया, इनका मेडिकल टेस्ट करवाया बेटे, तो हमें समझ में आया कि लोग मेडिकली फिट नहीं। आप सोचो बेटे, हमने इनको उस वक्त मना किया कि भैया हम आपसे काम नहीं करवा सकते क्योंकि आप अभी मेडिकली फिट नहीं है, आप बीमार हैं या आप इलनेस है, आपको कोई कोई बीमारी है आपको। ऐसा क्यों बेटे? सिक लेबरर को हम लोग क्यों नहीं रखते? बेटे मान लो अगर हम इनको फैक्ट्री में रख लेते तो हो सकता था 2 दिन बाद, आफ्टर 2 days, आफ्टर 3 days, आफ्टर 5 days, हो सकता था बेटे ये दोनों वर्कर्स बीमार हो जाते, ये फैक्ट्री नहीं आते और बेटे हमारा प्रोडक्शन रुक जाता, हमारा प्रोडक्शन स्टॉप होता बेटे। या और सारे वर्कर्स आ रहे होते तो हमारे प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाते। जो हम 8 वर्कर्स के साथ प्रोडक्शन कर रहे थे बेटे, वो 6 के साथ कम हो जाता क्योंकि 2 वर्कर्स अब नहीं आ रहे। तो यहां पर उन्होंने आपको ये समझाया कि जब आप लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन के खर्चे के साथ साथ गवर्नमेंट को हेल्थ पर भी बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। बेटे आप लोग बचपन से सुनते आए हैं हेल्थ इज वेल्थ। आप लोगों की अगर हेल्थ बेटा ठीक है, वर्कर्स की हेल्थ ठीक है, हमारी कंट्री में रहने वाले लोगों की हेल्थ ठीक है बेटे, तो हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ज्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर रहने वाले लोगों की हेल्थ खराब है बेटे, वो जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, इम्यूनिटी पावर उनमें ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो बेटे ऐसे वर्कर्स और ऐसे एम्प्लॉयज की वजह से ऑफिस में और फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन हार्म होता है। तो यहाँ पर सेकंड सोर्स जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बताया गया है उसका नाम है बेटे एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। कि जो हेल्थ है बेटे वो एक अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, क्योंकि बेटे एक हेल्दी वर्कर ही कंट्रीब्यूट कर सकता है कंट्री के अंदर प्रोडक्शन को, कैपिटल स्टॉक। अगर कोई हेल्दी वर्कर नहीं है बेटे तो वो नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी बीमार लेबरर है, सिक लेबरर है, तो बेटे उसको आप मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से उसको जाना पड़ेगा, उसको छुट्टियां करनी पड़ेंगी, वो बेटे वर्क का लॉस करेगा, प्रोडक्टिविटी का लॉस करेगा। तो बेटे आप लोगों को इस बात को भी ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पर जितना पैसा, जितना एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे भी खर्च हो रहा है, तो आपको बेटे हेल्थ के ऊपर ही पैसा बहुत खर्च करना है, जिससे कि आपके यहाँ पर सब लोगों की हेल्थ ठीक रहे, इकोनॉमी के अंदर रहने वाले वर्कर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट के लोगों की हेल्थ ठीक रहे बेटे, और वो लोग सही से काम कर पाए। ठीक है सर। तो बेटे हम लोग यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे हेडिंग डालेंगे एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, बच्चे साथ साथ लिखेंगे। हेल्थ इज another important source of
human capital formation, because only a healthy worker can contribute towards increasing the capital stock of the country. A sick laborer without access to medical facilities is compelled to abstain from work and there is loss of productivity. The various forms of health expenditure are प्रिवेंटिव मेडिसिन, मैं अभी आपको लिखवाऊंगा बेटे इनके बारे में. प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन, सोशल मेडिसिन, provision of clean drinking water, etc. जल्दी से नोट करें बच्चे. बच्चे लिख रहे हैं साथ साथ. प्रिवेंटिव मेडिसिन aims at preventing the disease through vaccination, anti anti-disease injections, and medications
तो हमने यहाँ पर अलग अलग नाम लिखे हैं बेटे कि आपको पता होना चाहिए प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में, क्यूरेटिव मेडिसिन के बारे में। बेटे प्रिवेंटिव मेडिसिन वो हैं जो पहले से प्रिवेंशन के लिए दी जाती है। बेटे किसी भी इन्फेंट बेबी का जब बर्थ होता है, तो इन्फेंट बेबी होता है, वहां से बेटे उसके बर्थ टाइम से लेकर आगे आने वाले 13 साल की उम्र तक बेटे उसको वैक्सीनेशन लगती हैं अलग अलग। वो जो वैक्सीनेशन होती हैं बेटे वो उसको डिजीज से बचाने के लिए लगाई जाती हैं, उसको कहा जाता है प्रिवेंटिव मेडिसिन। जो बेटे पहले से ही प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन दी जाती हैं, पहले से प्रिवेंशन किया जाता है। क्यूरेटिव मेडिसिन का मतलब क्या होता है बेटे, मान लो अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज हो गई है तो उस डिजीज को ठीक करने के लिए क्या क्यूरेटिव मेडिसिन, क्या इंजेक्शन हमारे पास अवेलेबल है, वो दिए जाते हैं। लेकिन क्यूरेटिव मेडिसिन का मतलब है कि पहले पर्सन को इलनेस हो गई है बेटे, पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो गई, उसको क्योर करने के लिए बेटे वो इंजेक्शन दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, curative medicine aims at curing a person after he becomes ill. बेटे उसके बीमार होने के बाद उसको सही करने के लिए जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं बेटे, उसको क्यूरेटिव मेडिसिन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बेटे सोशल मेडिसिन, ये लिखा हुआ बेटे सोशल मेडिसिन। बेटे सोशल मेडिसिन का क्या मतलब है, पहले आप ऊपर लिख लें फिर मैं बताता हूँ। सोशल मेडिसिन एम्स at spreading awareness about health. बेटे आप लोग हर किसी के साथ अपनी हेल्थ को लेकर, उसकी अवेयरनेस को लेकर कि हेल्थ कितनी जरूरी है किसी के लिए भी, आप बेटे उसकी अवेयरनेस को लेकर जब आप नॉलेज को स्प्रेड करते हैं बेटे, उसको सोशल मेडिसिन कहा जाता है। आप देखें बच्चों की एक स्टूडेंट बेटे पूरे साल मेहनत करे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, और अगर उसकी हेल्थ का वो ध्यान नहीं रखे और अनफॉर्चुनेटली बोर्ड एग्जाम से पहले बेटे वो बीमार हो जाए क्योंकि उसने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा बेटे, तो इस एक साल में की गई उसकी मेहनत यहाँ पर वेस्ट हो सकती है बेटे। तो ये वो आपको समझा रहे हैं कि आपको सोशल मेडिसिन का मतलब होता है अवेयरनेस को स्प्रेड करना अबाउट हेल्थ। तभी आपको बार बार कहा जाता है कि आप बाहर से चीज़ें ज़्यादा ना कंज्यूम करें, आप बाहर की चीज़ों को ज़्यादा ना खाएं, आप फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। आप लोग विटामिन सी, विटामिन डी को ज़्यादा से ज़्यादा लें, विटामिन ई के लिए आप लोग ज़्यादा फूड कंज्यूम करें। तो ये सारी बातें इसलिए अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है कि आपको पता लगे कि आपके लिए बेटे हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया, आप ये समझे बेटे, स्टूडेंट ने पूरे साल बोर्ड की पढ़ाई करी, बोर्ड एग्जाम से पहले बेटे बीमार हो गया, उसकी सारी मेहनत यहाँ वेस्ट हो गई, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, यानी उसने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा बेटे। तो हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जो सेकंड हमारे पास सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, वो है बेटे एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, कि गवर्नमेंट को हेल्थ के ऊपर भी बेटे बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, करना चाहिए, तभी वो बेटे एक हेल्दी नेशन को आगे लेकर आ पाएंगे। एक हेल्दी नेशन ही बेटे आगे जाता है। एक ऐसी कंट्री जहाँ पे सब लोग बीमार हैं, सब लोग बेटे अनहेल्दी हैं, तो वहां पे ना तो ज्यादा इकोनॉमिक फॉर्मेशन होगा, ना कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ना इकोनॉमिक गुड्स बनेंगे। वहां बेटे हर कोई बीमार है तो बड़ी दिक्कत है।
तो एक हेल्दी नेशन ही बेटे आगे इकोनॉमी को डेवलप करता है। तो आपके लिए सेकंड सोर्स हम लोगों ने आपको पढ़ाया एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, पॉइंट नंबर 3, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, साथ साथ लिखेंगे बच्चे। बेटे वर्कर्स को जहां वो काम करते हैं वहां पर उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए वो स्पेशलाइज्ड हो जाए काम के अंदर, बेटे वहां पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर बेटे उनको विद इन द ऑफिस कैंपस ट्रेनिंग दी जाती है, विद इन द ऑफिस कैंपस, तो उसको इंटरनल ट्रेनिंग कहा जाता है। और अगर बेटे उनको आउटसाइड द ऑफिस कैंपस भेजा जाता है, मान लो उनको बेटे हम अपने ऑफिस कैंपस से बाहर कहीं किसी इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए, तो उसको बेटे एक्सटर्नल ट्रेनिंग कहा जाता है। इंटरनल ट्रेनिंग बेटे जो आपके सीनियर्स होते हैं वो आपको दे देते हैं, जो आपके सीनियर्स हैं बेटे वो आपको ट्रेन कर देते हैं। और जो बेटे ट्रेनिंग आउटसाइड द ऑफिस कैंपस होती है, तो वहां पे बेटे ट्रेनीज होते हैं उन इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो आपको ट्रेन करते हैं, फॉर्मली ट्रेनिंग वो आपको देते हैं। बेटे आपके यहाँ पर एम्प्लॉयज और वर्कर्स को टाइम टू टाइम ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होते रहते हैं बेटे, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होते रहते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज होने की वजह से आपको अपने एम्प्लॉयज और वर्कर्स को बेटे ट्रेन करना पड़ता है, उनके स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है। और उनके स्किल्स को डेवलप करना बेटे बहुत जरूरी होता है। अब ये जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, मतलब जॉब के साथ साथ जॉब करते करते उनको ट्रेनिंग दी जाएगी बेटे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है कि वो जॉब भी कर रहे हैं, उनको आप साथ में ट्रेन भी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ये ट्रेनिंग बेटे दो तरीके से दी जाती है, एक होता है इंटरनल ट्रेनिंग जो विद इन द ऑफिस कैंपस होता है, और एक होती है बेटे एक्सटर्नल ट्रेनिंग जो आउटसाइड द ऑफिस कैंपस होता है। यहाँ पे बेटे ये वर्कर्स मान लो आप या एम्प्लॉयज मान लो, जो बेटे इनके सीनियर्स हैं, ये इनके सीनियर्स हैं बेटे, तो ये सीनियर्स बेटे इनको ट्रेन करेंगे, ये सीनियर्स इनको ट्रेन करेंगे बेटे, इसको कहा जाता है इंटरनल ट्रेनिंग। एक्सटर्नल ट्रेनिंग में बेटे ये किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप करते हैं बेटे, वहां पर एक ट्रेनर होता है, एक या दो ट्रेनर होते हैं, और बेटे ये वर्कर्स वहां पे जाते हैं, ये एम्प्लॉयज वहां पे जाते हैं 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 10 दिन, ये एम्प्लॉयज वहां जाते हैं। और ये जो ट्रेनर होते हैं, ये जो ट्रेनर है बेटे इस इंस्टीट्यूट के अंदर, ये बेटे इन लोगों को ट्रेन करते हैं, ये इन लोगों को ट्रेन करते हैं। तो ट्रेनिंग दो तरीके से दी जा रही है, इंटरनल और एक्सटर्नल। लेकिन आप ये समझे कि ट्रेनिंग देने का मकसद, ट्रेनिंग देने का जो मोटिव है बेटे वो क्या है, कि आप लोगों के स्किल्स को, आप लोगों को डेवलप किया जाए, आपको और स्पेशलाइज बनाया जाए, आपके काम करने के तरीके को और अच्छा किया जाए और बेहतर किया जाए, जिससे कि बेटे हम लोग अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्शन को, जो भी हम लोग गुड्स बना रहे हैं बेटे, उसको हम ऐसा बना पाए कि हम लोग मार्केट के अंदर compete कर पाए अदर ब्रांड्स के साथ, अदर कंट्रीज के गुड्स के साथ। तो यहाँ पे बेटे आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पर पैसा खर्च किया जाता है। उस पैसे के खर्च करने के पीछे मकसद क्या है, कि हम लोग यहाँ पर लेबर की प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करें बेटे, उसको बढ़ाएं, हम उनको इतना ट्रेन करें कि उसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज। ठीक है सर। तो जो बातें मैंने आपको यहाँ पर बोली हैं बेटे, उसको अब हम यहाँ पर लिखवा देते हैं। बच्चे साथ साथ लिखेंगे। एक्सपेंडिचर
regarding on the job training is a source of human capital formation as the return of such expenditure in the form of enhanced labor productivity, is more than the cost of it. उसने कहा कि आप जितना उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे, एनहेंस कर देंगे, बेटे वो कहीं ज्यादा होगी जितना आप उनके ऊपर खर्चा करेंगे, जितना आप उनके ऊपर कॉस्ट पेयर करेंगे। ट्रेनिंग करवाने के लिए आपको पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, तो कहते हैं वो पैसा बेटे जो कॉस्ट होगी वो बहुत कम होगी और प्रोडक्टिविटी लेबर की बहुत ज्यादा होगी। There are two ways of on the job training. Internal training, or external training. Within the office campus, outside the office campus. In internal training, some senior officials train the newcomers, जो नए लोग आते हैं, whereas in external training, trainees are sent outside for formal training. The firms who provide on the job training to their employees
generally insist that workers should work for them for at least some time so that they can recover the cost of training in the form of enhanced productivity. The firm who provide on-the-job training to their employees generally insist that workers should work for them for at least some time so that they can recover the cost of training in the form of enhanced productivity. बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मान लो आपने वर्कर्स को ट्रेन करवाया और वो आपके यहाँ से जॉब छोड़ के चले गए बेटे, तो आपके लिए तो कॉस्ट ही हो गई ना, सारा पैसा आपका खराब हो गया. तो बेटे सारी फर्म्स ये चाहती हैं कि जिस ट्रेनिंग को देने के बाद आप अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो वर्कर्स आपके पास बेटे एटलीस्ट कुछ टाइम तक काम करें. तो यहाँ पे फर्म्स अलग अलग प्रोविजन बना लेती हैं. जिनको ट्रेनिंग दी जाती है बेटे उनके साथ कुछ बॉन्ड साइन हो जाता है कि वो एटलीस्ट हमारे लिए 1 साल काम करेंगे, एटलीस्ट हमारे लिए 2 साल काम करेंगे, वो बॉन्ड साइन करवा लिया जाता है. तो यहाँ पे फर्म प्रोवाइड करती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉइज, जनरली इंसिस्ट that workers should work for them for at least some time so that they can recover the cost of training in the form of enhanced productivity. But the next point number 4, migration. पहले आप इसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे. देखिए बेटे ये दिल्ली है, इसके आसपास बहुत छोटे छोटे रूरल एरियाज हैं बेटे, कस्बे हैं. मैं जैसे आपके सामने नाम लिखूं बेटे, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, यहाँ पे लिख देते हैं बुलंदशहर. बेटे इसके आसपास के जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं, जो रूरल एरियाज कहलाते हैं, मान लो बेटे बागपत में कोई प्रोफेशनल है और वो वहां पे बेटे अपने प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर रहा है. अब बेटे मान लो अगर ये प्रोफेशनल वहां से माइग्रेट होके दिल्ली आ जाए, बेटे वो यहाँ पर आ जाए, तो हमारे देश की राजधानी है बेटे, कैपिटल ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर आ जाए, तो बेटे आप सारे बच्चे इस बात को भली भांति मेरे को बता देंगे कि सर वो जितना प्रैक्टिस करके अमाउंट यहाँ पे कमा रहा था, अगर वो दिल्ली शिफ्ट होके अपना काम करने लगेगा तो सर उसकी प्रैक्टिस के अमाउंट में इंक्रीमेंट जरूर आएगा और उसको अच्छी मार्केट यहाँ मिलेगी. ऐसे बेटे मान लो अगर कोई बुलंदशहर से दिल्ली की तरफ आ जाता है, माइग्रेट होके आ जाता है, तो बेटे जब लोग अपने
को डेवलप करने के लिए, अपने प्रोफेशन की प्रैक्टिस को इंक्रीज करने के लिए, बेटर जॉब फैसिलिटीज के लिए, जब वो बेटे किसी एक प्लेस से दूसरी जगह के ऊपर शिफ्ट होते हैं ना, तो उसको माइग्रेशन कहा जाता है। हो सकता है बेटे इस प्रोफेशनल की जो प्रैक्टिस है इस छोटे से एरिया के अंदर, ये अपने स्किल्स को यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा है, ये अपनी एक्सपर्टाइज को यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा है। तो बेटे इसको उस एक्सपर्टाइज को शो करने के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो इसके पास है बेटे, इस एरिया के पास है। तो ये अपने आप को माइग्रेट करेगा बेटे और अपने स्किल्स को दिखाने के लिए यहाँ पर आकर ये काम करेगा। तो इसको कहा जाता है बेटे माइग्रेशन। तो कई बार क्या होता है बेटे, लोग माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स, जो उनको हायर सैलरीज दे पाए, जो वो उनको नहीं दे पा रही थी, वो हायर सैलरीज नहीं मिल पा रही थी जो उसके आसपास के प्लेसेस थे। मान लो बेटे मेरठ में कोई आदमी काम कर रहा है, उसकी सैलरी 10,000 है। अगर वो शिफ्ट होके दिल्ली आ जाए और मान लो उसकी सैलरी 25,000 हो जाए, तो बेटे वो क्यों नहीं माइग्रेट होगा? 100% अपने आप को माइग्रेट कर ले, क्योंकि यहाँ पर उसको बेटर सैलरी मिल रही है बेटे। तो इन कारणों की वजह से लोग अपने स्किल्स को दिखाने के लिए, अपने एक्सपर्टाइज को दिखाने के लिए, अच्छी सैलरीज के लिए, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए बेटे माइग्रेट होते हैं। और माइग्रेशन से होता क्या है कि जहां पर उनकी वैल्यू नहीं है, जहां उनकी एक्सपर्टाइज की वैल्यू नहीं है, जहां वो स्किल्स को नहीं दिखा पा रहे हैं, जहां जॉब में कम सैलरी मिल रही है, जहां जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है बेटे, तो वो उसके लिए आसपास के एरियाज में माइग्रेट होते हैं जहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जब वो माइग्रेट हो जाएंगे बेटे, उनको जॉब मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इंप्रूव होगा। जो टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं बेटे, वो हो सकता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट हो जाए। मैक्सिमम डॉक्टर्स इंडिया से बेटे माइग्रेट हो जाते हैं यूएसए की तरफ, सिंगापुर की तरफ, क्योंकि उनको लगता है कि उनको वहां पे अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, अच्छी सैलरीज मिलेंगी, अच्छा पे ऑफ मिलेगा, उनके प्रोफेशन की वहां पे ज्यादा वैल्यू है बेटे। तो बहुत सारे प्रोफेशनल लोग तो कंट्री से भी माइग्रेट हो जाते हैं बेटे। तो इसको कहा जाता है माइग्रेशन। तो जो हमारे पास फोर्थ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है बेटे, वो है माइग्रेशन। जो मैंने आपको यहाँ बातें बोली है ना बेटे, जो मैंने यहाँ आपको समझाया है बच्चों, मैं यही बातें आपको लिखवा रहा हूँ, आप जरा उसको ध्यान से लिखें। पीपल समटाइम्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर इन सर्च ऑफ in search of better jobs that fetch them higher salaries, than what they may get in their native places. They may also migrate due to lack of employment opportunities. Generally,
in India, people migrate from rural areas to urban areas also. Technically, qualified people migrate from one country to another in order to get high salaries or to maintain a higher standard of living. जो मैंने आपको समझाया बेटे, मैंने वो यहाँ पे आपको लिखवा दिया। पॉइंट नंबर 5 बेटे, जो हमारे पास लास्ट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, वो है बेटे एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। आप समझो बेटे, गवर्नमेंट, लोग अगर बेटे इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए, जैसे कि बेटे लेबर मार्केट की इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, हेल्थ इंस्टीट्यूशन की इंफॉर्मेशन, उस पे जो पैसा खर्च करते हैं बेटे, उससे भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। बेटे आप समझो कि आपको ये बात पता हो कि मेरे को सीए करने के बाद, मेरे को एमबीबीएस करने के बाद आसपास के स्टेट्स में, आसपास की कंट्रीज में कितने अमाउंट की सैलरी मिल जाएगी। लेकिन बेटे अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन ही ना हो, तो आप कभी सोचे नहीं यहाँ से यूएसए जाने के लिए, आप कभी सोचे नहीं यहाँ से सिंगापुर जाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है कि आपको अगर यहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करने के बाद, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद यूएस के अंदर क्या स्कोप मिलेगा, आप वहां कैसे जाएंगे, आप वहां कैसे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको वहां जो जॉब मिलेगा उसमें क्या आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन हो सकती है, आपको क्या सैलरी दी जा सकती है, ये सारी बातें आपको अगर पता नहीं होंगी तो बेटे आप कभी आगे डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन भी बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 12th के बाद क्या करना चाहते हैं, हमें पता ही नहीं सर, क्योंकि अभी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं। लेकिन अगर आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए, आपको बताया जाए कि बेटे कॉमर्स के बाद आपके सामने क्या क्या चॉइसेस हैं, आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होने वाला है, वो आप लोगों को किस तरीके से वहां एडमिशन देने वाले हैं, आपकी ग्रेजुएशन कैसे स्टार्ट होगी, आप उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे करेंगे। तो बेटे ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हाँ, अगर हम अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं तो बेटे हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ही बेटे हम लोग अपने आप को डेवलप कर पाएंगे और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को फॉर्म कर पाएंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है बेटे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, कि जहां पे आपको बेटे इंफॉर्मेशन के ऊपर पैसा लगाना है, आपको ये बात पता लगेगी कि बेटे आपके लिए राइट जॉब किस जगह पर अवेलेबल है, आपको अच्छी सैलरीज कहाँ पर मिल रही हैं, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रोडक्शन पोटेंशियल के लिए कि आप कहाँ पे अपने प्रोडक्शन पोटेंशियल को कैपिटलाइज कर पाएंगे, वो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बेटे इंफॉर्मेशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में फिफ्थ डिटर्मिनेंट है, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को डिटरमाइन करता है। ठीक है सर, तो बच्चे साथ साथ लिखेंगे, छोटा सा पॉइंट है, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन
expenditure on information, people spend to acquire information relating to the labor market, education, and health institutions, etc. For example, people seek information regarding salaries, and other facilities available in different labor markets so that they can choose the right job, information relating to the job opportunities and educational institutes enables people to capitalize their production potential. Therefore, expenditure on information is also a determinant of human capital formation. बच्चे जल्दी से नोट करेंगे।